अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरवर बारी साहब, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है 90 दिन में इंतखाबात करवाने का केपी और पंजाब में, आया कि 90 दिन में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की कानून के तहत, आइन के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंतखाबात के लिए करवाने के लिए हर वक्त तैयार रहे। और इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में बहुत दफ़ा बयान दिया है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए हम वक्त तैयार हैं, क्योंकि ये आइन की जो है उसके तहत इलेक्शन कमीशन पर ये लागू होता है और वो हर वक्त तैयार रहते हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने पिछले साल जुलाई में भी दी थी, और फिर 24 जनवरी को जब उन्होंने ख़त लिखे थे पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को, तो उसमें भी उन्होंने लिखा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने लाजमी हैं और इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार है। और उन्होंने कुछ तारीखें भी तजवीज़ की थी उस दफ़ा। वो तारीख जो पंजाब के लिए थी वो यही थी तकरीबन जो प्रेसिडेंट साहब ने दी है, और खैबर पख्तूनख्वा के लिए तकरीबन मेरे ख्याल 16 से 19 के दरमियान को डेट थी, क्योंकि 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ोल्व हुई थी। तो उस लिहाज से तो इलेक्शन कमीशन तैयार है। डीलिमिटेशन भी हो चुकी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो इलेक्टोरल रोल भी तैयार हो चुके हुए हैं। तो इसलिए वो जो दो बड़ी चीज़ें वही हैं। अब बाकी जो मामला है कि जी 90 दिन जो है, उनमें से तकरीबन 30 से ज़्यादा दिन तो गुजर चुके हैं और बाकी हमारे पास तकरीबन 60 से कम दिन हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें, अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं अपनी मुद्दत पूरी करके, तो 60 दिनों में इंतखाबात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर, जो बाकी दिन रह गए उनके अंदर मुमकिन है। और बाकी जो बातें हैं, जो कहा जा रहा है फंड्स नहीं है, पाकिस्तान के पास सरमाया नहीं है, सिक्योरिटी की सिचुएशन के लिए भी लोग नहीं है, तो ये इस वक्त अगर पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क के अंदर बयक वक्त इंतखाबात करवा सकता है, तो ये तो दो सूबों में इंतखाबात करवाने हैं, तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस सेंसर भी मंगवाई जा सकती है। सर अगर पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो 90 दिन का हुक्म दिया है इंतखाबात करवाने का, अगर हुकूमत जो है पीडीएम की मौजूदा हुकूमत वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानती, तो फिर क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी? क्या इन पे इनका आर्टिकल 6 लगेगा? क्या होगा? देखिए, ये तो बहुत वाज़ेह है कि जो हुकूमत है पीडीएम की, वो खुल्लम खुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। जाहिर है उसके लिए वो कोई कानूनी रास्ता ही ढूंढ सकते हैं कि वो रिव्यू पिटिशन कर दें, तो रिव्यू पिटिशन इन्हीं जजेस के पास आएगी। तो इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इंतखाबात करवाने के। तो मैं तो समझता हूँ कि इंतखाबात लाजमी होंगे, इसको रोकना अब बहुत नामुमकिन है। और हमें आज कल में ये सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाएगी। सर जो पीटीआई की हुकूमत और उनके कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन और पीएमएलएन का गठजोड़ है, और इलेक्शन कमीशन भी कतरा रहा है इंतखाबात करवाने से। आप क्या समझते हैं कि ऐसा ही है कुछ मामला? मैंने अभी मेरा आर्टिकल छपा है संडे को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसमें मैंने लिखा है कि बहुत सारे ऐसे इशारे हमारे पास हैं जिससे ये लगता है, जो आपका ख्याल है, हाइपोथेसिस है, कि इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की हुकूमत एक पेज पर है, बहुत सारे मामलात पर है, जिसमें हम देखते हैं इस्लामाबाद के जो लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात थे वो भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए वक्त पर। और सिमिलरली हमें और बहुत सारी ईवीएम के ऊपर जो पोजीशन ली थी पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने, वही तकरीबन पोजीशन इलेक्शन कमीशन की थी। फिर आप देखें कि जो जब तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हुए, लोगों ने इस्तीफ़े दिए, तो इलेक्शन कमीशन ने उन इस्तीफ़ों के साथ जो सलूक किया वो भी, और फिर जो बाई इलेक्शंस का ऐलान किया कि 33 हलकों में कराए जाएंगे,
तो कोई वजह नहीं बताई गई कि जो जबकि इस्तीफे 81 जगहों से आए हैं तो वो पहले 11 में क्यों किए गए थे, वो 11 हलके किस बुनियाद पर मुंतखब किए गए थे। और दूसरा ये कि जो 33 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात का ऐलान किया गया, गो कि फिर पंजाब के हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर पीटीआई के एमएनएज हैं उन्होंने कहा था हम वापस जाना चाहते हैं असम्बली में, तो वापस कर लिया है। लेकिन जो जो चुनाव है कि किन हलकों में ज़मीनी इंतखाबात होंगे किन में नहीं होगा, वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि कुछ मामला जो है ना वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जिससे हमें इत्मीनान हो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार रहा है। लेकिन राजनपुर के इंतखाबात के बाद मेरा इत्मीनान कुछ बड़ा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि मजमूई तौर पर राजनपुर के इंतखाबात जो अभी हाल ही में हुए हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पिछले होने वाले इंतखाबात की निस्बत, कराची के जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं हैदराबाद में, उसकी निस्बत कारकर्दगी इलेक्शन कमीशन की हमें बेहतर नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये माजी में रहा है और अब इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके मुताबिक जल्द फैसला करे और अहकामात के मुताबिक, और इसमें अब ले तो लाल से काम ना ले जो कि वो पहले ले रहा था। सर, तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ समझते हैं, अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अगर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाता है तो क्या पीटीआई के लिए ये काबिल कबूल होंगे? अब तो देखिए बात ये किसी एक के काबिल कबूल होने की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन को ये अब एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो गैर जानबदार है, और उसका तरीकाकार यही है। जैसे आज मैं टीवी पे देख रहा था कि पंजाब की गवर्नमेंट ने फिर बहुत बड़े लेवल पर जो है वो तबादले किए हैं। तो ये जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसका जो उसके तहत ये इस तरह की ट्रांसफर्स नहीं करवाई जा सकती, नहीं की जा सकती। लेकिन ये कि इलेक्शन कमीशन अगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सीसीपीओ जो लाहौर थे उनको बहाल किया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर भी एक्शन नहीं ले रहा है। बल्कि साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सीसीपीओ लाहौर की जो ट्रांसफर की गई उनको निकाला गया, उसमें पूरा किरदार अदा किया उसमें उनको निकालने के लिए। जैसे मैं पहले कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने माजी में ऐसे काम किए हैं यकीनन, जिससे मेरा भी एतमाद नहीं था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे शवाहद ऐसे हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये जैसे अभी ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स ये बिल्कुल नहीं हो सकती। इलेक्शंस एक्ट बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है, मैं आपको ये इलेक्शंस एक्ट मेरे सामने है, मैं आपके इसको दिखा रहा हूँ। इसमें जो चैप्टर है, स्पेशल पूरा चैप्टर है इसके ऊपर जो डील करता है केयर टेकर गवर्नमेंट को। इसमें जो जो शिक है 230 2F, उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर पब्लिक ऑफिशियल्स अनलेस इट इज कंसिडर्ड एक्सपीडिएंट एंड ऑफ अप्रूवल ऑफ द कमीशन। अब जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने जो ट्रांसफर्स किए हैं होल सेल ट्रांसफर्स हैं, यानी कि कोई डीसी नहीं बचा, कोई एसी नहीं बचा, एसएसपी चेंज और डीआईजीज तब्दील कर दिए गए। इतने बड़े लेवल पर जो अत्तल पत्तल की गई है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। तो अगर इलेक्शन कमीशन का रवैया ये रहेगा तो जाहिर है सिर्फ राजनपुर का जो इंतखाब है, जो ज़मीनी इंतखाब है, उसकी बेस पर पीटीआई जो है वो अपना एतमाद किस तरह इलेक्शन कमीशन के ऊपर रख सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें नजर आए कि वो जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक जो है वो अपना मैनेज नहीं कर रहा, तो शकूक व शुबहात का पैदा होना लाजमी है। सर, ये फरमाइएगा कि अगर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद किसी हतमी फैसले पर पहुंच नहीं पाते या गवर्नर डेट नहीं देते तो क्या इलेक्शन कमीशन खुद से डेट देने का मुजाज है या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा? नहीं देखिए, जो ऑर्डर दिया है उसमें तो उन्होंने वाजा किया है कि आप मुशावरत करें और डेट दें, तो इलेक्शन कमीशन वहां से भाग नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन को
जहां तक मेरी रीडिंग है, मेरा अपना ख्याल है 1-2 दिन के अंदर लाजमी जो ऑर्डर है उसके तहत वो डेट अनाउंस करनी है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है अब। सर जरा फैसले के हवाले से आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि ये फरमाइएगा कि फैसले 3-2 से है, तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि ये 3-4 से है, तो आपका सर इस पे क्या फैसले के पे ओपिनियन है? ये अजीबोगरीब मंतक है, मुझे तो इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि वो तो जो पहला बेंच था, 9 का बेंच था, वो तो छोड़ के चले गए। और जो हियरिंग हुई है वो तो इस 5 जो मेंबरान हैं उन्होंने की है, और वहां पर वो दिन जिन 2 जस्टिस साहबान का वो नाम ले रहे हैं, तो वो तो 9 वाले था, वो तो जो बेंच था वो टूट गया था। जब वो बेंच टूट गया है तो 5 जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक नया बेंच बना है। उस बेंच ने सारी हेयरिंग की है। वो तो इस हेयरिंग का हिस्सा ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जिस वजह से छोड़ दिया है, वो वजह जो भी हो, चाहे उस वजह से 2 लोग जो जो जज हैं उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया और 3 ने एक दूसरा कहा है, तो इसलिए ये कहना कि वो उन दोनों को भी इनके अंदर शुमार कर लिया जाए तो ये 4 और 2 का या 4 और 3 का फैसला बन जाएगा, ये मंतक बहुत ही मैं समझता हूँ कमजोर है। इसकी बेस पर कोई बात आगे नहीं चल सकती। तो इसलिए फैसला तो इस बेंच का है, और चीफ जस्टिस साहब ने इसका फैसला बेंच के सामने पढ़कर सुनाया है। किसी ने ये नहीं कहा, इनके जो 5 लोग हैं इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि वो 2 को शामिल किया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये PMLN की हुकूमत की जो लॉजिक है, जो मंतक है, वो बहुत ही अजीब है, जिसके कोई सर पैर नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना थैंक कीमती यू। टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। खुदा हाफिज।